हेलो साथियों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आपका ट्रिपल सी का एग्जाम मार्च में भी हो रहा हो, या फिर अप्रैल में हो, या फिर आगे मई में होने वाला हो, तो आपको इस पूरी क्लास को अच्छे से देखना है। और इससे पहले हमने कई सारे क्लास कराए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो भी क्लास आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस क्लास का पीडीएफ भी हमने आप सभी के लिए वेबसाइट पर डलवा दिया है। आप CCCWiFi.com की वेबसाइट पर विजिट करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर ट्रिपल सी मई एग्जाम 2025 के लिए जो न्यू बैच हमने लॉन्च किया था, इसे आप सभी अभी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 299 में। और एक अप्रैल का बैच है, जो जिनका भी अप्रैल में एग्जाम है, तो वो बच्चे अप्रैल का बैच ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अभी जो बच्चे अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर मार्च में आप फॉर्म भरते हैं तो आपका एग्जाम मई 2025 में होगा। और इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन हम आपकी कराते हैं। यहाँ पर सुबह आपकी क्लास 9 बजे होती है, एक क्लास आपकी 7 बजे सुबह होती है, ठीक है। चलो, और ऐसे साथी जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं या आप नया ओपन किए हैं, तो आप सभी आरएमपीवी कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको rmpvseatindia.in की वेबसाइट पर विजिट करना है और वहां से अप्लाई करना है फ्रेंचाइजी के लिए, ठीक है। ओके, तो पहला सवाल देखिए, पूछा है कंप्यूटर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है तथा उपयोगकर्ता को वह साधन उपलब्ध कराता है जिससे वे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो देखो, डैश के अंदर क्या आएगा ये आपको बताना है। यानी डैश कंप्यूटर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है तथा उपयोगकर्ता को वह साधन उपलब्ध कराता है जिससे वे कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट कर सकें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इनमें से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? अब इसमें एक स्प्रेडशीट कौन सा है? तो देखो, फोटोशॉप दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क दिया है, कोरल ड्रॉ दिया है, और MS पेंट दिया है। स्प्रेडशीट की बात करें, देखो जहां पर ऐसे करके कॉलम होते हैं और ऐसे करके रोज होते हैं, तो यहाँ पर ये जो कॉलम एंड रोज का कॉम्बिनेशन होता है ना, इसके बीच में जो बॉक्स बनते हैं इसको सेल कहते हैं, और ओवरऑल यह एक स्प्रेडशीट कहलाता है। अब ये जो है एक्सेल भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और लिब्रे ऑफिस कैल्क भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन में? लिब्रे ऑफिस कैल्क दिया है, तो आपका कैल्क ठीक आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखो, निम्न में कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क किसे कहते हैं ये हमने कई बार आपको पढ़ाया है। अगर हम मैग्नेटिक डिस्क की बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क की बात करें, तो आपको पता है जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वह एक मैग्नेटिक डिस्क है। ऐसी अगर हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क की, ठीक है, जो ऑप्टिकल डिस्क आपकी होती है, तो जो आपकी सीडी या डीवीडी होती है, यह ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब ये क्या है? तो ये डीवीडी है, मतलब डीवीडी का ही पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी, ठीक है। तो डीवीडी हो सकता था, यहाँ पर सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क भी हो सकता था। ये दोनों ही आपकी ऑप्टिकल डिस्क हैं। निम्न में से डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया? यहाँ बिटकॉइन है, तो डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया है? बिटकॉइन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, सतोशी नाकामोटो, और नन ऑफ दीज है। इसका सही जवाब आपको बताना है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का आविष्कार किया है, ठीक है। सतोशी नाकामोटो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए, बिटकॉइन क्या है? याद रखना है, एक क्रिप्टो करेंसी है, एक क्रिप्टो करेंसी है। आप इसको डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किस पर आधारित है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक है। अगला सवाल, इसमें से कौन सा एक विशेष प्रकार का ऑप्टिकल स्कैनर है जो पेन या पेंसिल द्वारा किए गए चिन्ह के प्रकार को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है? पेन से आपने कोई ऐसे चिन्ह बना दिया या पेंसिल से बना दिया, उसको ये रीड करता है। OCR,
PCR, OMR या नन ऑफ दीज? तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए, कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? देखिए पेन या पेंसिल से जो निशान लगा देते हैं उसको रीड करता है कौन? OMR। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी ये जो मार्क बना देते हैं उसको रीड करता है। जब आप लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में जो कॉपी आपको मिलती है वहां पर भी ऐसे करके आप गोले जो है ना ये आप ब्लैक करते हैं, काले करते हैं ऐसे, है ना? तो जो भी आंसर ठीक था उसका एक गोला आपने जो है ABCD में से जो ठीक लगा उसको आपने ऐसे काला कर दिया। तो ये मार्क जो बनाए हैं इसको रीड करने के लिए एक मशीन होती है जिसको OMR रीडर कहते हैं। क्या कहते हैं? OMR रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन होती है, ठीक है, जो इनको रीड करती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है, भी ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा ईमेल एक ऐसा क्षेत्र है जो संदेश का संक्षिप्त विवरण है? यानी इसमें से कौन सा ईमेल का एक ऐसा क्षेत्र है जो ईमेल जो लिखा है आपने उसका एक संक्षिप्त विवरण है? ठीक है, जो बात आपने ईमेल में लिखी है उसको बहुत संक्षेप में बताया गया है उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र का नाम क्या है? तो देखिए जब भी आप किसी को मेल लिखते हैं वहां पर एक सब्जेक्ट का भी ऑप्शन रहता है। भाई सब्जेक्ट क्या है? तो जो सब्जेक्ट होता है, जो टॉपिक आपका होता है, उसी विषय पर आपने मेल लिखा होता है। तो जो भी मेल में लिखा गया है उसका संक्षिप्त विवरण उस सब्जेक्ट में लिखा जाता है। टॉपिक जो हमारा है वो हम लिखते हैं सब्जेक्ट के अंदर। लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट बॉडी इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अब देखिए आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि हेडिंग 1 लगाने की शॉर्टकट की क्या है? हेडिंग 1, जैसे मान लिया अभी यहाँ पर लिखा है, अभी यहाँ पर जो लिखा है, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं कि नॉर्मल, इसमें कोई हेडिंग अप्लाई नहीं है, ये नॉर्मल लिखा गया है, तो ये टेक्स्ट बॉडी है ऐसे मान लो। पर इसी को सेलेक्ट करके हमने कंट्रोल बंद दबा दिया, कंट्रोल बंद दबाते ही हेडिंग 1 यहाँ पे अप्लाई हो गया। अच्छा, कंट्रोल 2 जैसे हमने दबाया तो हेडिंग 2 अप्लाई हो गया। तो हेडिंग 2 अप्लाई होने के बाद अब हमने कहा कि अच्छा हमें तो ये पहले जैसा ही करना है, हम इसको टेक्स्ट बॉडी में लाना चाहते हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ में 0 प्रेस करना पड़ेगा। तो ये कंट्रोल 0 है, ठीक है, क्या है ये? कंट्रोल के साथ 0 है। इससे क्या होगा? टेक्स्ट बॉडी में आ जाएंगे। तो कंट्रोल 1 से क्या लगेगा? हेडिंग 1 अप्लाई हो जाएगा। अच्छा हेडिंग 1 से होगा क्या, फायदा क्या है? तो जैसे हम किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग 1 बनाते हैं तो पहली चीज कि वो सेंटर में आ जाता है, नहीं सॉरी, पहली चीज सेंटर में नहीं आएगा। हेडिंग 1 अगर हम बनाते हैं तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? बोल्ड हो जाता है। अगर हम टाइटल बना देते हैं, सॉरी ध्यान रखना, टाइटल बनाते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा अपने आप ही। और अगर हम सब टाइटल बनाते हैं तो भी ये सेंटर में आ जाएगा। लेकिन हेडिंग 1 अलाइनमेंट वही रहेगा, बोल्ड कर देगा, ठीक है। और हेडिंग 1 थोड़ा साइज बड़ा कर देगा। हेडिंग 2 थोड़ा उससे कम साइज लेकिन बोल्ड रहेगा। हेडिंग 3 उससे कम साइज लेकिन बोल्ड रहेगा। और हेडिंग 4 उससे कम साइज लेकिन बोल्ड हो जाएगा। और बोल्ड के साथ में इटैलिक भी हो जाएगा हेडिंग 4 के अंदर, ये विशेषता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग दी है हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में, हम ये सब कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल करना है तो कंट्रोल 0 आपको दबाना पड़ेगा। क्या एक से अधिक ईमेल को एक बार में डिलीट कर सकते हैं? एक से अधिक ईमेल को एक साथ आप हटा सकते हैं, एक बार में ही डिलीट किया जा सकता है। तो देखो एक से अधिक ईमेल को एक साथ में आप हटा सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मल्टीपल ईमेल को डिलीट किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? आप जब राइटर में होते हैं तो बाय डिफॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है कि पेज किस प्रकार का है। देखो एक तो जब आप अपनी कॉपी पे लिखते हो तो कुछ ऐसा कॉपी रखते हो अपने सामने ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हो लिखना, ऐसे लिखते हो आप, तो ये ओरिएंटेशन कैसा है? ये पोर्ट्रेट मोड का है, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है। इसी को अगर रोटेट कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप यहाँ से लिखेंगे ऐसे, तो ये अब लैंडस्केप मोड में आ गया है। तो दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, लेकिन अपने आप जो बाय डिफॉल्ट लगा होता है वो पोर्ट्रेट लगा होता है, लगा ऐसा ही होता है, ठीक है। आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो पेज सेटअप में जाके। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो किस मेनू में होता है? जो मैक्रो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है ना, आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो किस मेनू में ये कमांड है आपके लिए जहां पर जाके आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकें? तो ये आपका टूल्स मेनू के अंदर है। टूल्स मेनू में जाइएगा, वहां से मैक्रो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। IMPS NPCI की एक पहल है, यानी IMPS जो है ना,
ये एनपीसीआई ने शुरू किया है। क्या ये बात ठीक है? यस, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है? देखो, एसबीआई, आरबीआई, सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और एचडीएफसी, ये सभी क्या है? बैंक हैं। सभी क्या है? बैंक है। लेकिन अगर आप देखोगे आरबीआई यहां पर जो है ना, इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है ये? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आरबीआई अलग है सभी से, क्योंकि ये बैंकों का बैंक है ना। सभी बैंकों के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या करता है? गाइडलाइन जारी करता है। ठीक है, तो ये बैंकों का बैंक है, उनको ये क्या करता है? ऑपरेट करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पीओएस यानी पॉज का फुल फॉर्म बताइए। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल। उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ था? उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था? देखिए, उमंग का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ, कब शुरू हुआ? 2017 में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ सी है, 2017 में उमंग ऐप की शुरुआत हुई। अगला सवाल है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में सीबीवी नंबर कितने डिजिट का होता है? जो डेबिट कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस का है ना, जो डेबिट कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस का है, उसमें सीबीवी कितने का होता है? तो आपका कार्ड जो होता है, इसके बैक साइड में देखो आप, बैक साइड में कैसी स्ट्रिप होती है, और स्ट्रिप के पास में यहाँ पर 3 डिजिट होते हैं नॉर्मली। ठीक है, पर जो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, इसमें ये सीबीवी 4 का होता है। इसमें कितने का होता है? 4 का होता है, 3 का नहीं। नॉर्मली 3 डिजिट का होता है सीबीवी। ठीक है, ये सीबीवी नंबर है, बट अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में 4 का होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और सीबीवी का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है। फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है? आपको क्या बताना है? फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है? फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी पूछ सकता है, व्हाट्सएप की पेरेंट्स कंपनी पूछ सकता है, इंस्टाग्राम की पेरेंट्स कंपनी पूछ सकता है। तो अब जो है मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन है। क्या है? मेटा जो है वो फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी है। अगला सवाल है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? सेव एज के लिए कौन सी फंक्शन की होती है? एक तो होता है सेव करना। अच्छा, सेव करने के लिए हम सिंपली कंट्रोल एस दबाते हैं। पर अगर हमने एक बार सेव कर दिया और अगर हमें उसी फाइल को वापस से किसी और नाम से सेव करने की आवश्यकता पड़ी, तब हम सेव एज कमांड चलाते हैं, वो कि कंट्रोल शिफ्ट एस के द्वारा होती है। कंट्रोल शिफ्ट एस। F12 जो होती है ना, ये केवल MS ऑफिस में काम करती है, क्योंकि हम लोग यहाँ लिब्रे ऑफिस पढ़ रहे हैं। तो लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल शिफ्ट एस काम करेगी सेव एज के लिए। और मेनू पूछा तो आपको बताना है, फाइल मेनू के अंदर ये ऑप्शन होता है। WPA का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? WPA का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? ठीक है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, छवियों की दिशा बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? छवियों की दिशा यानी इमेजेज जो आपने डाली हैं, कोई भी आपने पिक्चर डाली है, उसकी दिशा को बदलना है, डायरेक्शन को चेंज करना है। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें ऑप्शन क्या मिलता है? रोटेट मिलता है। हम उस पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, है ना। जो हमारा रोटेट का ऑप्शन है, उसके थ्रू हम उसे रोटेट करा सकते हैं। 20 का आंसर तो क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको लिब्रे ऑफिस में हेल्प लेनी है, तो हेल्प के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? F1 होती है। हेल्प की शॉर्टकट की F1 होती है। विश्व का सबसे बड़ा हेडूप क्लस्टर कौन सा है? ये बड़ा ही पॉपुलर सवाल है और अक्सर पूछता है आपके पेपर में कि विश्व का सबसे बड़ा हेडूप क्लस्टर कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा फेसबुक। विश्व का सबसे बड़ा हेडूप क्लस्टर फेसबुक हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। मोबाइल फोन में IMEI नंबर किस कोड को डायल करके पता किया जा सकता है? मोबाइल फोन में IMEI नंबर किस कोड को डायल करके पता किया जा सकता है? ऐसा कौन सा कोड है जिसका इस्तेमाल करके आप IMEI नंबर डायल कर सकते हैं?
आप IMEI नंबर मतलब पता कर सकते हैं। तो स्टार हैश 06 हैश कोड होता है, ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा। आप जैसे ही स्टार हैश 06 हैश कोड डायल करते हैं तो आपकी डिवाइस का IMEI नंबर क्या है वो पता लग जाता है। और IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये फुल फॉर्म है IMEI का। निम्न में कौन सा राइटर में शैडो स्टाइल नहीं होता है? राइटर के अंदर शैडो स्टाइल कौन सा नहीं होता है? हालांकि बड़ा डीपली ये क्वेश्चन है, पर आंसर दीजिएगा। टॉप लेफ्ट है, बॉटम लेफ्ट है, टॉप राइट है एंड टॉप बॉटम है, तो इसमें कौन सा नहीं होता है शैडो? 23 का आंसर आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें टॉप एंड बॉटम का नहीं होता है, टॉप एंड बॉटम, ठीक है, टॉप एंड बॉटम नहीं होता है। टॉप लेफ्ट शैडो आती है, बॉटम लेफ्ट साइड में शैडो आती है, टॉप राइट भी होता है, बट टॉप बॉटम का ऑप्शन ही नहीं है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाई डिफॉल्ट कितने पेज कॉलम होते हैं? इस चीज को देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पेज स्टाइल मेनू में जाना पड़ेगा। पेज स्टाइल में जाइए और पेज स्टाइल पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद पेज के ऑप्शन में जाइए, बॉर्डर में जाइए और बॉर्डर में जाने के बाद में आपको ये शैडो जो ऑप्शन मिलेगा ना वो वहाँ पे दिख जाएगा। बाई डिफॉल्ट कितने पेज कॉलम होते हैं? जब भी आप कुछ लिखते हैं राइटर में तो कितने कॉलम बनते हैं? कैसे कॉलम समझो जरा। एक पेज आपका है ऐसा, A4 साइज का ये पेपर है आपका, और यहाँ लिखना शुरू करते हैं तो आप यहाँ से लिखते हैं एकदम लास्ट तक जाते हैं, फिर आप यहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लिखते हैं ना पूरा, तो ये कॉलम कितने बना रहा है? कॉलम तो एक ही बन रहा है। तो हम लिखेंगे बाई डिफॉल्ट तो कॉलम हमारा एक ही होता है, लेकिन हम यहाँ कॉलम 2 लगा सकते हैं। और जैसे ही कॉलम 2 लगा देते हैं तो क्या होगा? जब भी कुछ लिखेंगे तो आप यहाँ तक ही लिखेंगे, फिर न्यू लाइन अपने आप आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा। ऐसे ये कॉलम 1 चल रहा है, जब ये पूरा यहाँ लिख जाएगा फिर यहाँ पर कॉलम नंबर 2, ऐसे जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे वैसे। ये कॉलम 2 हो गया। 3 करेंगे तो 3 कॉलम बनेंगे, इतना ही लिखेगा बस केवल, फिर बीच में इतना नीचे तक जाएगा, फिर ऐसे। तो ऐसे हम अलग अलग कॉलम डाल सकते हैं। बाई डिफॉल्ट जो कॉलम हमें मिलता है वो 1 ही मिलता है ना। राइटर में नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की, नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप हैं और आप नेविगेटर कैसे ओपन कर सकते हैं? चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो नेविगेटर के लिए हम लोग क्या करेंगे? F5 की प्रेस करेंगे। ये F5 की आपका किस में काम करेगा? राइटर में काम करेगा और कैल्क में काम करेगा, ठीक है। इम्प्रेस में कंट्रोल शिफ्ट और F5, ये इम्प्रेस में आपका होता है, ठीक है, ये इम्प्रेस में होता है। कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है, केवल और केवल 0 और 1, 0 1 1 0 1 ऐसे ही समझता है कंप्यूटर, वो बाइनरी को ही समझता है। तो एकदम ठीक बात है, कंप्यूटर तो केवल और केवल मशीन लैंग्वेज जानता है ना, और मशीन लैंग्वेज में जो कोड लिखते हैं उसे बाइनरी डिजिट कहते हैं, तो उसी को समझता है, हाई लेवल को वो नहीं समझता है। शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट सी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आपको कमेंट ऐड करनी है तो हम इस वाली शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी ट्रू में जाएगा। अगला सवाल है CRT का पूर्ण रूप क्या होता है? CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी, कैथोड रे ट्यूब होता है CRT का फुल फॉर्म। 29 कहता है स्लाइड के संग्रह को डैश कहा जाता है। स्लाइड के संग्रह को क्या कहा जाता है? जो स्लाइड का संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं? देखो जहां पर बहुत सारी स्लाइड होती हैं उसके संग्रह को, उसके समूह को प्रेजेंटेशन का नाम दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंटेशन। हाल ही में क्या है? हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? अमेजन, गूगल, सिस्को, कैम्ब्रिज एनालिटिका, तो यही था आपका डी ऑप्शन, कैम्ब्रिज एनालिटिका। ओके। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन है? जल्दी से बताइए। टिम बर्नर्स ली हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, टिम बर्नर्स ली।
निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। आउटपुट डिवाइस एक इनपुट डिवाइस जो डेटा को इनपुट करता है वह इनपुट डिवाइस होता है, जो डेटा को बाहर भेजता है वह आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, सॉरी कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला सवाल है, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है। मॉडेम स्टोरेज, इनपुट, इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट। तो मॉडेम जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, ठीक है। मॉडेम इनपुट भी है और आउटपुट है। ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है मॉडेम, ठीक है। एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। डैश इज अ पासवर्ड दैट कैन बी यूज्ड ओनली वंस, यूजुअली रैंडमली जनरेटेड बाय स्पेशल सॉफ्टवेयर। यानी स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू ये रैंडमली जनरेट होता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है और जिसका यूज एक ही बार हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं। ओके, ऑप्शन सी है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक मतलब मेन कंपोनेंट क्या था, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। किसका हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की, वो कौन सी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। ठीक है, स्वयं, स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमी डिपॉजिटरी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पूछा है, निम्न में से माप का कौन सा क्रम छोटे से लेकर बड़े तक सही है। छोटे से लेकर बड़े तक माप का क्रम कौन सा सही है। बाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट, फिर गीगाबाइट। मेगाबाइट, बाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट। वाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, या बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या किलोबाइट। तो छोटे से बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बताइए। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या आता है, बाइट। इसमें छोटा क्या है, बाइट है। बाइट के बाद फिर क्या है, किलोबाइट है। किलोबाइट बाइट से बड़ा होता है। इसके बाद फिर मेगाबाइट होता है, तो मेगाबाइट किलोबाइट से बड़ा होता है। और मेगाबाइट के ऊपर फिर आपका गीगाबाइट होता है। तो इस प्रकार से जो क्रम हमारा है वो सी में करेक्ट है। निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। कौन सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। कोबॉल, पास्कल, असेंबली, फोर्ट्रान। देखो बाकी सब है, असेंबली भाषा एक लो लेवल की श्रेणी में ही आती है, ठीक है। 39 कहता है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। कौन सा एक सर्च इंजन की श्रेणी में नहीं आता है। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है, गूगल, उसके बाद क्रोम, याहू और बिंग। इसमें क्या करा है कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है, गूगल, क्रोम, याहू और बिंग। गूगल सर्च इंजन है, याहू है, विंग है, क्रोम नहीं है। तो सही है ना, क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है। निम्नलिखित में क्या समानता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट में क्या समानता है। सभी समाचार वेबसाइट हैं, सभी प्रतिबंधित वेबसाइटें हैं, सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया जा सकता है और सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, तो यहां पर डी हो जाएगा आपका, सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में टूल का उपयोग किसके लिए होता है। टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस में थिसारस होना चाहिए, है ना, ये थोड़ा सही नहीं लिखा है। थिसारस टूल का यूज किसके लिए होता है, तो बाकी में सुधार के लिए, बाकी व्याकरण विकल्प के लिए, वर्तनी सुझाव के लिए, समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए, ठीक है। समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए थिसारस का यूज होता है। किसी डॉक्यूमेंट में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। आपको किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। जैसे यहाँ ये 1 लिखा है, हम इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं और यहाँ पर ले जाना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ से पहले कट कर लेंगे,
एंड इसके बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो कट एंड पेस्ट हो जाएगा, फिर डी ऑप्शन करेक्ट है। एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्न में से किस विशेषता का उपयोग करते हैं? एक स्लाइड जाएगी और अगली स्लाइड आएगी, उसके बीच में एक मोशन इफेक्ट आपको देना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन का यूज करेंगे, एनिमेशन स्कीम का यूज करेंगे। तो स्लाइड में डालना है ना, तो स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट हमें डालना है। अगर स्लाइड आए और जाए उसके बीच में, तो वो स्लाइड ट्रांजिशन होता है। और एक एनिमेशन स्कीम होती है। तो एनिमेशन क्या होता है? स्लाइड के अंदर जो भी लिखा हमने टेक्स्ट या फिर जो भी हमने इमेज वगैरह डाला है, पिक्चर डाला, उसके अंदर कोई मोशन देना है तो एनिमेशन यूज करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C की स्थापना कहाँ हुई है? 44 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलो जल्दी से बता दो भाई। यहां पर सही जवाब कौन सा बनेगा आपका? न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली आपका राइट आंसर बन जाएगा। निम्न में से डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, एप्पल मैकओएस। सब तो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ये पहला वाला नहीं है, ये ब्राउजर है जिसके द्वारा हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं। वर्ड में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं? वर्ड में MS वर्ड की बात हो रही है, F12 दबाते हैं। राइटर में हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और S दबाते हैं, F12 दबाते हैं वर्ड में सेव एज करने के लिए। निम्न में से एक एंटीवायरस का प्रकार नहीं है? कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है? एंटीवायरस कौन सा नहीं है? अवास्ट फ्री, क्विक हील, मोजिला फायरफॉक्स नहीं है, ये भी एंटीवायरस, ये भी एंटीवायरस, और K7 टोटल सिक्योरिटी ये भी एंटीवायरस है। मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? आप राइटर में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं बताओ? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं राइटर में? तो 600 राइटर में अधिकतम कर सकते हैं, और मिनिमम 20%। ठीक है, 600 अधिकतम राइटर का है ये। अगला सवाल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब बुलेट पॉइंट। जैसे ना हमें क्या करना है, हमें नंबरिंग 1 2 3 नहीं चाहिए, हम ऐसे बुलेट पॉइंट चाहते हैं। तो इसके लिए शिफ्ट के साथ F12 प्रेस कर लो, और नंबरिंग चाहिए तो F12 है इसकी शॉर्टकट की। बुलेट पॉइंट के लिए शिफ्ट F12 है, ये आपकी होती है एक। इसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट भी बोलते हैं और बुलेट पॉइंट को अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। तो वही यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट आपसे पूछा है। तो आज की क्लास में 49 क्वेश्चन थे, है ना, 1 कम 50। आई होप आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से किया होगा, समझा होगा। और जिनका भी एग्जाम अप्रैल में है या फिर मई में है, हम बहुत जल्द आप सबके लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस क्लास हमारी यूट्यूब पर होती है, उसका टाइम टेबल वैसे तो शाम को 8:30 पर होती ही है, तो उसका मैं एक बार बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या आपको करना है और कहाँ पे उसका PDF वगैरह मिलेगा। तो बहुत जल्द ही आपके लिए वो न्यू सीरीज भी हम लाने वाले हैं। और लेकिन प्रैक्टिस क्लास से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप थ्योरेटिकल भी चीज़ों को समझें। जब आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो किसी टॉपिक को बहुत ही डीपली पढ़ते हैं। अब जब उस टॉपिक को हमने पढ़ा है डीपली, तो उसमें से क्वेश्चन कितने भी बनाए जा सकते हैं, आप आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने उसको डीपली समझा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना और डीपली पढ़ने में बहुत अंतर होता है। तो मेरा ये सजेशन आप सब के लिए है कि आप सभी थ्योरेटिकल भी जरूर पढ़ें। और इसके लिए हमारा जो बैच है वो चलता है ऑलरेडी CCC वाईफाई मोबाइल एप्लीकेशन पर। वहाँ पर डिटेल में थ्योरेटिकल हम आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराते हैं, और ई बुक भी हमने उस बैच के अंदर आपको दिया हुआ है। 2 ई बुक हम आपको देते हैं वहाँ पर उसी प्राइस पर। साथ में टेस्ट सीरीज भी हम आपको देते हैं, है ना। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, और उस बैच में आने के बाद निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अपना फॉर्म अभी इस मंथ भरने जा रहे हैं, उनका एग्जाम मई में होगा, और मई का बैच भी हमारे मोबाइल ऐप पे चल रहा है। अप्रैल का भी बैच चल रहा है, अभी आप उसे ज्वाइन करके समय रहते अपना कोर्स कवर कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अगर कोई समस्या रहती है बैच ज्वाइन करने में, तो नंबर आपको पता है 9452299436। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।